ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। सत श्रीकाल जी। आपको भी, आपके सभी दर्शकों को भी सत श्रीकाल, नमस्ते, वड़क्कम, गुड आफ्टरनून जी। सत श्रीकाल जी, मेरी तरफ से भी आपको नमस्ते, वड़क्कम, सत श्रीकाल, और जो भी जिस भी अंदाज से हमें किसी का स्वागत करते हैं, उस अंदाज से आपको भी सत श्रीकाल। डॉक्टर साहब, ऑस्टियोप्रोसिस यानी कि हड्डियों का घिस जाना, हड्डियों की समस्या एक ऐसी समस्या है कि ये भी एक आर्थराइटिस ही माना जाता है। एक आर्थराइटिस की किस्म भी ये भी मानी जाती है। ऑस्टियोप्रोसिस, थोड़ा सा इसके ऊपर पहले तो रोशनी डालिए, उसके बाद फिर हम आगे चले। कितनी तरह के होते हैं? देखें, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में कैल्शियम का डेंसिटी कम हो जाना, उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। कैल्शियम से सारे बोन्स, ज्यादातर कैल्शियम, कई और मिनरल्स लगते हैं, लेकिन मेन स्टे कैल्शियम होता है। इस बात का बाजारीकरण का मतलब है द सेलिंग पॉइंट। ये बहुत हुआ, बहुत सी कैल्शियम की गोलियां आई, बहुत दूध पिलाया गया, बहुत कैल्शियम के सोर्सेस तराशे गए, नए नए सोर्सेस तराशे गए, नए नए टैबलेट्स बने कि इसमें कैल्शियम है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। इसका मतलब यह है कि हमारी समझ कहीं ना कहीं ऑस्टियोपोरोसिस में जाके रुक जाती है। तो पहले जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। जो हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं कि दो कैल्शियम मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप आ जाने को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जिससे हड्डियों में जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन टू सेल्स ऑफ द बोन बढ़ जाता है। तो उससे बोन्स वीक हो जाते हैं, ब्रिटल नहीं रहते हैं, फ्रैक्चर कर सकते हैं, कई चीजें होती हैं। ऐसा कई चीजें माना गया कि नहीं, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम की कमी रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल है, कई तरह की बातें हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या फैक्टर्स हैं इसके, उस पर प्रकाश डालूंगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिफोर वी प्रोसीड एनी फर्दर, मैं 2-3 प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा जी, आपसे और आपके माध्यम से सभी दर्शकों से। जी। कैल्शियम तो बड़े दिनों से आप ले रहे हैं, अब तो एडवर्टाइजमेंट भी आता है, और वो भी प्राइम टाइम में, कि ये फला फला कंपनी है जो कैल्शियम बनाती है, इसका कैल्शियम लीजिए, ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट हो जाएगा। बहुत अंडे खिलाए गए, बहुत दूध पिलाए गए, कितना फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं, हड्डियों के रोग वैसे ही हैं।
तो बड़े हैं। ये प्रश्न एक प्रश्न चिन्ह बन के सामने आ गया। पहले तो ये प्रश्न था, अब ये प्रश्न चिन्ह बन गया कि क्या हमारी, और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्या हमारी समझ कहीं ना कहीं गड़बड़ है क्या? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लोगों को लगता है दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। जो साइंस है ये उल्टा बोलता है। दूध पीने से हड्डियां कमजोर होती हैं। कमजोर होती हैं। यस, साइंस उसका ये है कि दूध दूसरे स्पीशी का है। जब भी आप दूसरे स्पीशी का कोई भी चीज लेते हैं, बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है। दूसरे किसी इस जानवर का, प्राणी का? प्राणी का कुछ भी चीज, चाहे दूध हो, चाहे उनका मांस हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे उनकी हड्डियां हो, बोन ब्रॉथ भी आजकल लोग यूज करते हैं, कि उनको ये कॉमन सेंस है कि हमने कैल्शियम लिया और कैल्शियम बोन्स में चला गया। कैल्शियम का अंदर जाना, कैल्शियम युक्त फूड का अंदर जाना और उसका बोन्स तक पहुंच जाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ, अब आप ये बहुत बड़ी बात है। आपने ये बहुत बड़ी बात की। मुझे लगता है कि दर्शक भी ये जानना चाहते हैं। फूड हमने खाया, कैल्शियम हमने खाया, वो किस प्रोसेस से निकलकर हमारी हड्डियों तक पहुंचा? ये थोड़ा-सा सरल करके बताइए। तो आप देखें, जितने भी कैल्शियम डेफिशिएंसीज हैं, कैल्शियम आप जो भी फूड से लेते हैं, फूड के माध्यम से, जी, अगर वो नेचुरल माध्यम है, जी, उसका एक अलग प्रोसेस है। जी, अगर वो अननेचुरल माध्यम है, जी, उसका एक अलग प्रोसेस है। जी, जी। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में सबसे बड़ा रोल विटामिन डी का होता है। हुँ, उसके बाद विटामिन डी के चलते पैराथॉर्मोन का, जो हुँ, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। हुँ, तो आप देखें कि कैल्शियम आपने ले लिया, मान लीजिए दूध में, हुँ, तो ये दूसरे स्पीशी का दूध है। हुँ, बॉडी का एसिडिक लेवल इमीडिएटली बढ़ गया, एसिडिटी कॉज किया। क्यों? इस एसिडिटी को बफर करने के लिए रिजेक्ट करती है बॉडी। हुँ, बॉडी का ये इंटरनल चीज है कि वो रिजेक्ट करती है दूसरे स्पीशी का कोई भी चीज। हुँ, स्पेशली ये क्वांटम बायोलॉजी है, वेरिन दूसरे का आ, आह लगा हुआ कोई भी चीज हुँ, आपको कभी फायदा नहीं पहुंचा सकता है। ये हुँ, सिर्फ खाने पीने में ही नहीं, जिंदगी में भी बड़ी जरूरी है। हुँ, हुँ, अगर आपने पैसे कमाने हैं, कई लोग हुँ, पैसे कमाते हैं, हुँ, दूसरे ढंग से कमाते हैं, किसी की आह अगर लग गई कि अरे मेरे पैसे आपने ले लिए, हुँ, तो यकीन करके चले आपके पास पैसे तो आ जाएंगे शायद, सुकून छिन जाएगा। उससे बहुत ज्यादा कुछ छिन जाएगा, हुँ, शायद पैसे भी हुँ, और दूसरी चीजें भी। हुँ, तो ये एक नीति की बात है, स्पिरिचुअलिटी की बात है। हुँ, फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि लोग दूध स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं पीते हैं, दूध हेल्थ के लिए पीते हैं। हुँ, दूसरे स्पीशी का दूध गया, एसिड लेवल बढ़ गया बॉडी का। हुँ, इस एसिड को बफर करने के लिए बॉडी के पास एक ही मैकेनिज्म है, कैल्शियम। हुँ, बोन से कैल्शियम निकलता है, दांतों से कैल्शियम निकलता है इस हुँ, एसिड को कम करने के लिए। हुँ, तो आप गेन क्या करेंगे? आप तो लूज कर रहे हैं। हुँ, साइंस है। हुँ, अब लैंसेट का हवाला देते हैं और जितने ऑर्थोपेडिक जर्नल्स हैं उनका हवाला देते हैं। हुँ, उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी स्टडीज की हुई है। हुँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो फाइंड आउट कर ले। हुँ, 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 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेने वाले लोगों की हड्डियां कमजोर होती हैं बनिस्बत जो लोग नहीं लेते हैं उनसे। अच्छा, तो तो इसी के आपने एक ये वजह ये भी है कि पंजाब में ये चीज़, हड्डियाँ की बीमारियाँ, हड्डियाँ कमज़ोर होने की, हड्डियाँ डेंसिटी जो है कम होने की वजह यही है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा दूध की खपत है? बहुत बड़ी वजह है।
और भी कई वजहें हैं, लेकिन बहुत बड़ी वजह है ये। और इस कैल्शियम का बाजारीकरण बहुत हुआ है। बाजारीकरण मतलब टू कैश इन ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, इसको बाजारीकरण कहते हैं। जैसे आज के दौर में विद दिस पैंडेमिक गोइंग ऑन, डर बेचा जा रहा है। डर के आड़ में कई चीजें बेची जा रही हैं। इसको बोलते हैं डर का बाजारीकरण। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो उसी तरह चाहे आप कैल्शियम सैंडोज टैबलेट ले रहे हैं, चाहे आप कैल्शियम शेलकैल ले रहे हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, किसी भी कंपनी का ले रहे हैं, आपको कैसे पता है कि ये कैल्शियम जो आप ले रहे हैं वो सीधा हड्डियों में जा रहा है? जन्नत की हकीकत हमें भी पता है गालिब। दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है कि आपने टैबलेट ले लिया और वो हड्डियों में चला गया। ये आपके दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है कि अब तो मैं ले रहा हूं, अब तो हड्डियां मेरी मजबूत हो जाएंगी। ये आपका दिल बहलाने की बात है। साइंस ऐसा नहीं है। साइंस इज एंटायरली ऑपोजिट टू दिस। अब सोचने ऐसी बात यह है कि फिर किस चीज में कैल्शियम मिलेगा। तो मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है कि गाय को या भैंस को कैल्शियम कहां से मिलता है? दूध पीते हैं क्या वो? नहीं, वो तो घास खाते हैं तो वनस्पति से। आप घास क्यों नहीं खाते हैं? आप देखिए आंसर भी आप ही ने दिया है। इसलिए है कि हमारे दिमाग में ये चलेगा हम कौन से गाय भैंस है जो घास खाएंगे। हाँ, तो ये है। बात यह है कि व्हीट ग्रास और दूब ग्रास जो गाय खाती है, बिल्कुल बिल्कुल। और व्हीट ग्रास, ये दोनों के कॉम्बो का जूस बनाइए, आपका कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो जाएगा। क्या बात। आप देखिए, ये कितनी सिंपल बात है, ये कितना ऑब्जर्वेटरी बात है, जो इसके लिए कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। व्हीट ये ग्रास और ऑब्ज दूब ग्रास, व्हीट ग्रास और हाँ, दूब ग्रास। आप देखें, ये रिचेस्ट सोर्स है कैल्शियम के। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर माफी चाहता हूँ मैं आपको रोकने जी के लिए, कि जो जी। ये हम लोग व्हीट ग्रास का पाउडर भी आ जाता है, उसको मतलब सुखा के बना लिया जाता है, क्या उसमें भी वो प्रोसेस होगा वो? नहीं नहीं, ये अगेन बाजारीकरण है ये। हम्म, इस बात का बाजारीकरण है, क्यों मैं आपको बता रहा हूं। हल्दी में एक्टिव इंग्रेडिएंट जो काम करता है वो है करक्यूमिन। बिल्कुल। तो करक्यूमिन हल्दी में से एक्सट्रैक्ट करके लोग टैबलेट बना के बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। तो क्या ये करक्यूमिन काम कर रहा है? ये सोचने ऐसी बातें हैं। पूरा हल्दी एज अ होल काम करता है, उसका सिर्फ करक्यूमिन काम नहीं करता है। उसी तरह व्हीट ग्रास एक्सट्रैक्ट वो काम कभी नहीं कर सकता है जो व्हीट ग्रास करेगा। नहीं नहीं, व्हीट ग्रास ग्रास एक्सट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा मैं। व्हीट ग्रास पाउडर, जो उसको व्हीट ग्रास को सुखाकर उसका पाउडर बना लिया जाता है, उसकी बात कर रहा हूँ। वो हार्डली 1 या 2% इफेक्टिव है। कहने का मतलब ये है, एक तो आप खरीद रहे हैं, उगा सकते हैं, आप पैसे खर्च कर रहे हैं, बिना पैसे के मिल सकता है। दूसरा ये है कि उसके साथ दूब ग्रास मिला लीजिए, जो नॉर्मल ये ग्रास है। जड़ों वाली। और प्लीज ये सोचना बंद करें कि ये गंदा है। प्लीज ये सोचना बंद करें। उसको पानी में धो लें ठीक से, और उसको अगर खा सकते हैं तो वैसे खाएं, नहीं तो जूस बनाएं उसका। और ज्यादातर ये इतना बैड टेस्ट होता है कि लोग ले नहीं पाते हैं। तो मैं एक अच्छा आइडिया देता हूं कि जब आप जूस बनाएं उसका, तो उसका बेस पानी ना रख के नारियल पानी रखें। अच्छा। तो आपका बेस भी बन गया, नारियल पानी भी चला गया, और व्हीट ग्रास और दूब ग्रास भी चल। तो आपके लिए इससे बेनिफिशियल कुछ भी नहीं होगा।
एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं बोलता हूं, आपके पास आजकल हर लोगों के पास एक सेल फोन है। ज्यादातर सेल फोन का प्रचलन इसलिए भी ज्यादा हुआ यंगस्टर्स में कि वो सेल्फी ले सकते हैं। नहीं तो पहले वो रील वाली बात थी कि रील एक्सपोज हो गया, 38 हो गया और वो एक्सपोज हो गया तो बात ही खत्म हो गई। वो पूरा का पूरा वो ट्रिप ही खत्म हो गया। और और दूसरे को हम ब्लेम किया करते थे कि इनकी गलती है, इनको लगाने नहीं आता है ये, एंड ऑल दैट, बिल्कुल। दैट इज बाईगॉन। तो आज के दिन में आपके पास फोन है और फोन का बहुत बड़ा पर्पस है फोटो खींचना। तो आप एक सेल्फी ले लें और व्हीट ग्रास और दूब ग्रास सुबह सुबह पी लें और 4 दिन बाद एक सेल्फी ले लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपको खुद पता चल जाएगा कि ये क्या आप पे इफेक्ट छोड़ रहा है। वो दिख भी जाएगा। आप कंपेयर भी कर सकते हैं, कंपेयर करवा सकते हैं किसी से। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो किसी और को पूछिए, तो वो दिख जाएगा। दूसरा ये है कि इसके इसके पीछे पूरा का पूरा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अकेले कैल्शियम से नहीं चलता है, कैल्शियम अवेलेबल और अनअवेलेबल फॉर्म में होता है। उसको बायोलॉजिकली एक्टिव कैल्शियम कहते हैं। तो अवेलेबल फॉर्म में कैसे आएगा वो, जिसमें वो अवेलेबल है, जो हड्डियों में जाके हड्डियों को मजबूत कर सकता है। तो वो एक प्रोसेस है साइंटिफिक, बहुत डीप साइंटिफिक प्रोसेस, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। लेकिन इसको असिस्ट करता है विटामिन डी और पैराथॉर्मोन। जी, पैराथॉर्मोन और थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ये क्या चीज? पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन को पैराथॉर्मोन कहते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को थायराइड हार्मोन बोलते हैं। थायराइड के बगल में पैराथायराइड है, छोटे छोटे हैं 4। ये क्या करते हैं? उनका जो हार्मोन निकलता है वही कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में ये काम करते हैं। ओके, ओके, ठीक तो है। उनका जो हार्मोन निकलता है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म करता है। लेकिन ये सभी कुछ रेगुलेट विटामिन डी से होता है, और विटामिन डी विटामिन नहीं है, इट इज अ हार्मोन। और विटामिन डी का एक ही सोर्स है सूरज, दूसरा कोई सोर्स नहीं है। तो आप देखिए धीरे धीरे ये बात कहां पहुंच रही है। दूसरा ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस, जैसा हमने सबसे पहले शुरू किया था कि ऑस्टियोपोरोसिस, 2 सेल्स के बीच में अगर गैप बढ़ जाता है तो पूरी हड्डियों में गैप बढ़ जाता है। सेल्स कम हो जाते हैं, बोन का हाइट वेट सेम रहता है, लेकिन सेल्स उसमें जैसे पहले 500 थे अब 250 हो गए, तो वो कमजोर हो गए ना। कॉम्पैक्ट नहीं रहा, बोन इज सपोज टू बी कॉम्पैक्ट, तो वो कॉम्पैक्ट नहीं रहा। तो कॉमन सेंस क्या कहता है, आप आप पहले बोझा उठाते थे, वेट लिफ्ट करते थे, सुबह से शाम तक धूप में खेतों में काम करते थे, वेट लिफ्ट करते थे। तो जब वेट लिफ्ट करेंगे तो कैल्शियम का वो जो बोन के जो सेल्स हैं एक दूसरे पे स्टैक होते हैं। अगर ऊपर से वेट नहीं है तो वो स्टैक नहीं होंगे, लूज हो जाएंगे। तो ऑस्टियोपोरोसिस इज अ वेट लिफ्टिंग डेफिशिएंसी रादर देन अ कैल्शियम डेफिशिएंसी, रादर देन एनीथिंग। तो एक एक्सपेरिमेंट करके देख लें। आप 1 मंथ तक वेट लिफ्ट करें या वेट ट्रेनिंग करें, किसी भी एज के लोगों को करना ही चाहिए, नहीं तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। वेट ट्रेनिंग करें, वेट लिफ्ट करें, और 1 महीने पहले ऑस्टियोपोरोसिस का टेस्ट करा लें, 1 महीने बाद करा लें, कुछ ना खाएं। आप देखिए ऑस्टियोपोरोसिस कैसे जाता है। बात यह है कि ये जो मैं बोल रहा हूं दिस इज साइंस, बाकी सब कुछ बाजारीकरण है। ये मैंने बड़ा सिंपल तरीके से आपको बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस से निजात कैसे पाया जाए। हम वेट लिफ्ट, हम तो अपना वेट उठाने के लिए एक सर्विट रखा हुआ है हमने कि भाई मैं नहीं चल पा रहा हूं, मुझे व्हीलचेयर में लेके जाओ। बड़ी बात यह है कि आप अगर वॉकिंग करते हैं, आप अपना वेट लिफ्ट कर रहे हैं, उतना ही काफी है। बात यह है कि ये सब
है बातें बड़ी सिंपल, हमने इसको इतना कॉम्प्लिकेट बनाया। अब जैसे मैंने वेट लिफ्टिंग की बात की, इसमें से आधे लोग छट जाएंगे जो सुन रहे हैं कि मेरे पास तो जिम ही नहीं है, मैं कहां से वेट लिफ्टिंग करूं। आप चल सकते हैं कि नहीं? आप चलना शुरू करिए, यू आर लिफ्टिंग योर ओन वेट, ऑस्टियोपोरोसिस खत्म हो जाएगा। बात यह है कि हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि हेल्थ बहुत सिंपल था, हमने उसको बहुत कॉम्प्लिकेट किया है। हमें वापस सिंप्लिसिटी पे आना पड़ेगा। जी जी, मेरा बस यही बोलना था ऑस्टियोपोरोसिस में। अच्छा, तो ये एक बात बताइए कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो 3 तरह के हमने ऑफ द कैमरा भी जिक्र किया था। एक वो जिसमें हड्डियां घिस जाती हैं, एक वो जो हड्डियां भुर जाती हैं, और एक तीसरा होता है। ये थोड़ा इनके ऊपर भी थोड़ा रोशनी डाल दीजिए। हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हमने बात की इसके बारे में। विटामिन डी एक हार्मोन है जो पैराथायराइड को रेगुलेट करता है, जो बोन डेंसिटी रेगुलेट करता है, और उसके ऊपर से वेट लिफ्टिंग ऐड कर लीजिए तो चीजें ठीक चलेंगी। तो इसका कहने का मतलब यह है कि हार्मोनल डेफिशिएंसी इज अ स्यूडो डेफिशिएंसी। ये हमारी सोच है, साइंस नहीं है। साइंस की जहां तक बात करें तो साइंस में यह है कि हार्मोन का एक पूल है, इस पूल में सभी हार्मोन्स हैं। एक हार्मोन बढ़ा के हम दूसरे को ठीक कर देंगे, ऐसी स्थितियां नहीं होती हैं। पूरा का पूरा एज अ होल लेना पड़ेगा। तो नॉर्मली पोस्ट मेनोपॉजल विमेन जिनका मेनोपॉज हो जाता है, उनके दिमाग में ये बैठा दिया जाता है कि अब आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, अब आपके हार्मोन्स ये नहीं है। तो पहली बात तो ये धारणा इसलिए गलत है कि मैं एक 95 ईयर ओल्ड लेडी को जानता हूं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस था, जिनको हमने इस ढंग से ये किया, अब वो स्कीइंग करने जाती हैं। स्कीइंग अच्छा। आप जानते हैं? तो स्की यंगस्टर्स करते हैं। 95 ईयर ओल्ड लेडी स्कीइंग कर रही है क्योंकि वो वेट लिफ्टिंग करती हैं, उनका ऑस्टियोपोरोसिस खत्म हो गया है, और 95 ईयर में हम ये मान के चलते हैं कि वो उनके पीरियड्स तो नहीं आ रहे होंगे। तो ये जो धारणाएं हैं, हमने एक धारणाएं बना के रखी हुई हैं कि ये है इसलिए ऐसा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जो MBBS MD हैं, मैं आचार्य मनीष, हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पांडे वो भी MBBS MD हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर खादर वली, और हमारे पास 250 डॉक्टर्स की टीम, हमारी पूरी टीम ने मिल के पूरे भारत से शुगर को, BP को, जो गोलियां खिलाकर कंट्रोल करने का जो साइंस चल रही है, जिसको मेडिकल माफिया बोलते हैं, जो ये बोलता है कि गोली खा के कंट्रोल होती है, हम बिना दवाइयां शुगर को भी, BP को भी रिवर्स करना सिखा रहे हैं। तो आप हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में संपर्क करो। ये यहाँ पे ये हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज जो कि डेराबस्सी चंडीगढ़ में है। तो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन हमारे थेरेपी से मैच हो रही कि नहीं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कमिंग हेयर। यहाँ आने से पहले कुछ बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो उनमें एक काम हमारा होता है कि ड्रग्स, दवाइयाँ जो नशीली दवाइयाँ मिलती हैं, दी जाती हैं, जो एक वजह होती है पेशेंट की किडनी के ख़राब होने का, तो उन ड्रग्स को हम ड्रास्टिकली टेपर डाउन करते हैं, ड्रास्टिक टेपर डाउन। तो पहले तो मेंटल सेटअप ये करके आना है कि यहाँ आएंगे तो दवाइयाँ ड्रास्टिक टेपर डाउन हो सकती हैं। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो यहाँ पे आइए। इनका डायलिसिस पे है तो डायलिसिस का नेचुरल डायलिसिस पे आ जाएगा। हम तो बड़े सिंपली पेशेंट को ये समझाते हैं कि दुनिया में कोई भी बीमारी जुबान पे लगाम नहीं है इसलिए आई है। अगर जुबान पे लगाम खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स ये पहले ही जैसे डायग्नोसिस होता है उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब तो टिकट कट गया, अब तो जाने की तैयारी हो गई, और साइकोलॉजिकली बहुत लो हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें भी
उनके लिए बड़ा घातक हो जाता है। हम सबसे पहले उनको ये समझाते हैं कि ये जो कैंसर है ये आपका अपना सेल है जो इस स्थिति में आया है। क्या कोई स्थिति ऐसी है जिससे हम इसको रिवर्स कर पाएँ, और हम वही ये करते हैं। ये जितने भी आप पेशेंट देख रहे हैं ये सभी कैंसर के पेशेंट हैं। हिम्स हॉस्पिटल में हम लोग आयुर्वेद की अम्ब्रेला के नीचे हम लोग काम करते हैं और यहाँ पे बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के बीमारियों का इलाज करते हैं। लीवर रोग, किडनी रोग, हार्ट, सोराइसिस, कैंसर, ल्यूकोडर्मा, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, घुटनों का दर्द, क्या आप भी हैं इन जैसी किसी भी लाइलाज बीमारी से परेशान? तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लेकर आए हैं हिम्स के नाम से दिल्ली व चंडीगढ़ के अंदर 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, जहां पर आपके खाने पीने रहने की सुविधा के साथ साथ एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी व आहारीय चिकित्सा के माध्यम से आपकी बीमारी का सही समय पर सही समाधान किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी बीमारी का सही समाधान सही समय पर पाना, तो आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आकर भी अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो जिन लोग, ये तो हो गया हड्डियां घिस गई, जो या विटामिन डी की डेफिशिएंसीज होगी और उन्होंने जो पैराथर्मल जो आपने बताया ग्लैंड, तो उनका सही तरीके से उन्होंने काम नहीं किया विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, तो उसकी वजह से हड्डियां हमारी कमजोर होनी शुरू हुई। लेकिन बहुत से कारणों की वजह से हमारी हड्डियां भुर जाती हैं, जैसे किसी की चोट लग गई तब हड्डी भुर गई, या कोई और वजह भी अंदर हो सकती है कि जिसकी वजह से हड्डी भुरने लगती है। तो क्या भुरी उसको हुई बोलते हड्डियां भी ठीक है? ठीक है, हाँ जी जी बिल्कुल, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट ऑस्टियोपोरोसिस। जी। तो उसका वर्ड का नाम ही सुन लीजिए ना, ट्रांजिएंट हम्म मतलब परमानेंट नहीं है, हम्म ये ट्रांजिएंट ऑस्टियोपोरोसिस है। कुछ इंसल्ट के चलते हैं, चोट एक इंसल्ट है, हम्म रॉन्ग पोस्चर एक इंसल्ट है। हम्म तो कोई भी रॉन्ग पोस्चर हो, चोट हो, कोई भी चीज हो हम्म जिससे स्केलेटन को कहीं ना कहीं हार्म पहुंच रहा है, तो जिस एरिया में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है वहां पर ट्रांजिएंट ऑस्टियोपोरोसिस आता है। अगर उसको ठीक से निदान नहीं किया गया तो वो परमानेंट ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर में टर्न कर सकता है। हम्म उसको रोकने के लिए एक तो पोस्चर सुधारना, हम्म दूसरा एनर्जी का संचार। आप देखिए, जो हम लोग कोई एक और वीडियो में कभी डिस्कस किया था हमने, प्राणायाम, किया था। प्राण का व्यायाम पूरे बॉडी में, दैट मीन्स द एनर्जी ऑफ लाइफ इज मूव्ड ऑल ओवर द बॉडी। हम्म प्राण का व्यायाम, ब्रीदिंग इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्राणायाम, स्मॉल पार्ट। तो वो एनर्जी को जब आप मूव करते हैं, वो आप सोच के भी मूव कर सकते हैं, मेडिटेशन से भी मूव कर सकते हैं, एक्सरसाइज से भी मूव कर सकते हैं, और जुनूनी लोग मूव करते हैं, जिनको जुनून है ये काम करना है, वो लोग ठीक मूव कर लेते हैं। आप उनको कभी भी ऑस्टियोपोरोटिक नहीं देखेंगे, क्योंकि उनकी जीवन शैली कुछ ऐसी है। तो ये सभी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं। ऑस्टियोपोरोसिस इज आल्सो अ लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल सुधार लीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। लाइफस्टाइल सुधार लीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। अब ये हो गया कि इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो अभी आपने बताया कि 95 ईयर ओल्ड लेडी को आपने ट्रीट किया और वो स्कीइंग करने के लिए जाती है और उनका ऑस्टियोपोरोसिस चला गया। तो जी, जिन लोगों ने इंसल्ट बॉडी के साथ ज्यादा कर ली है, अभी चाहे वो उसको कैल्शियम गोली टैबलेट या किसी और की वजह से हमने बॉडी के अंदर केमिकल रूपी कैल्शियम भेज दिया है, या फिर हमारे लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हम लोग बाहर निकलते ही नहीं है धूप में, उसकी वजह से हमें मेटाबॉलाइज जो है वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा, या फिर कोई और कारण है। तो ये तीनों में से कौन सा आपको लगता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक है
और इसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, जिसको आप उसको वार्न करना चाहेंगे? मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ इसका। ये सारा कुछ संचालित विटामिन डी से होता है। इसमें कई लोग जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैं एक साइंटिफिक आदमी हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसको प्रूव कर सकता हूं। तो हम उस बहस में ना पड़े, और मैं जाना भी नहीं चाहूंगा। ये बेसिकली ये जो हमारा जो पॉडकास्ट है पेशेंट्स के लिए है, उनको बिना गुमराह किए हम कैसे उनको सही रास्ता दिखा पाए, हमारा प्रयास यही है। और एक आदमी 2 लोगों को और ठीक करे, ये भी प्रयास है हमारा 1 जनवरी 2022 से। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि धूप में रहे कम से कम 2 घंटे। आप चूज कर लें अपना टाइम, कब आप रहना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं या सुबह दोपहर शाम रहना चाहते हैं या जैसे भी, क्योंकि विटामिन डी ही ड्राइवर होगा। और आप अगर ठीक से इसको रेगुलेट कर लेते हैं तो नॉट ओनली दिस, किडनी भी खराब नहीं होगी। किडनी का बोन से क्या लेना देना है, आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल। विटामिन डी जो सन से आता है वो 1 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल लीवर में बनाता है, लीवर में। उसके बाद ये किडनी में जाता है ये मॉलिक्यूल, और वहां पर विटामिन डी के साथ मिलके 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल बनता है। उसके बाद ये एक्टिव इंग्रेडिएंट में आता है और बोन का सेल बनाता है, और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में बहुत कारगर है। तो मान लीजिए, फर्ज करिए कि किडनी खराब है, कोई किडनी फेलियर में है, तो उसकी हड्डियां कमजोर होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, क्योंकि 125 डाई हाइड्रोक्सी ये कोलेकैल्सिफेरॉल जो किडनी में बनता था नहीं बन रहा है या बहुत कम बन रहा है। तो इसीलिए किडनी वालों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अच्छा, ये नहीं जानकारी। किडनी वाले की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो जी। इसका मतलब है कि ओवरऑल हड्डियों का राजा जो है वो सूर्य देव ही बोलेंगे? बिल्कुल। एंड ओवरऑल सिर्फ हड्डियों का ही राजा क्यों, आपकी पूरी जिंदगी संचालित कर रहे हैं। बी ग्रेटफुल टू द सन। जो वैदिक कल्चर है हमारा, छठ पूजा जो होती है वो सूर्य देव की पूजा होती है। प्रत्यक्ष देवता की किसी ने भगवान को तो देखा नहीं है, सबकी परिकल्पना है, लेकिन सूरज परिकल्पना नहीं है। सूरज प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष दिखते हैं। ठीक है। और अभी ऑस्टियोप्रोसिस तो हो गया ये, ऑस्टियोप्रोसिस और इनका इलाज भी जो है किस तरीके से कैल्शियम के रूप में हम लोग इनटेक कर रहे हैं वो भी हो गया। दूध किस तरह से हड्डियों को कमजोर कर रहा है वो भी हो गया। अभी जाते जाते कोई इस मामले में भी कोई टिप ऑफ द इंटरव्यू देना चाहेंगे? हाँ, मैं टिप्पणी ये करना चाहूंगा कि आपके जो पूर्वज करते थे, आप बिल्कुल भूल गए हैं उसको। इस बाजारीकरण में फंस गए हैं। बाहर निकलिए इससे, और अपने गुरु महाराज से भी जुड़िए, अपने इष्ट देव से जुड़िए, अपने अल्लाह से जुड़िए, अपने जीसस से जुड़िए, अपने गॉड से जुड़िए। धूप में रहिए और वेट लिफ्टिंग का कुछ ना कुछ जरूर 30 से 45 मिनट करिए। जो आप जिंदगी जी रहे हैं, जो भी खान पीन कर रहे हैं, उसमें बहुत चेंजेस ना भी करें, अगर इतना ही कर लें
तो हड्डियों की कमजोरी चली जाएगी। हड्डियों की कमजोरी चली जाएगी, दूध पीना बंद कर दीजिए। तो कुछ ऐसा हमारी जो मैंने पिछले दिनी डॉक्टर खादर वली की एक बुक पढ़ी थी, उसमें मशरूम जो था, उसको अगर धूप में सुखाकर अगर उसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी रूप में, तो वो भी विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स बन जाता है। डॉक्टर खादर वली की रिसर्च है ये। तो ये मेरे पास ये बुक भी पढ़ी हुई है अभी, उस बुक में पूरा मेंशन है ये। तो उसको भी लिया जा सकता है। वेल मैं उस पे इसलिए कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि मैं उसको ना मैं वैलिडेट किया हूं, ना मैं ये इसके बारे में जानता नहीं हूं। मैं इसके बारे में सोचूंगा जरूर। मैं वैलिडेट नहीं कर सकता हूं और ना ही बोल सकता हूं वो है या नहीं है, दोनों नहीं बोल सकता हूं। हो सकता है होगा। तो उस पे बिना टिप्पणी किए मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि धूप सूरज से निकलता है, वो आपके शरीर में आता है। अगर धूप को स्टोर कर सकता है तो वो है पत्ते। पत्ते धूप को स्टोर कर सकते हैं। तो जहां पर धूप नहीं निकलती है वहां पर पत्ते खाने विटामिन डी का अच्छा सोर्स माना जाएगा और विटामिन डी की कमी से आप निजात पा सकते हैं। जब विटामिन डी की कमी से निजात पाएंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस अपने आप खत्म होगा। अगर वेट लिफ्टिंग साथ साथ कर ले तो अपना ही वेट लिफ्ट कर ले। मतलब जितना ज्यादा हो धूप में चले। जी बिल्कुल। तो ये एक एक बहुत बार भी तो है ना, मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है वो ये भी तो बोलती है कि धूप में लिखेंगे तो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें कैंसर भी हो सकता है। वो जो मुंह पे लगाने वाले सनस्क्रीन लगा लीजिए, और लड़कियां जो है वो इतनी बड़ी बड़ी हाथों के ऊपर भी जुराबें चढ़ाई बैठी हैं, मुंह के ऊपर मास्क लगा के घूमती हैं कि कहीं हमारी स्किन जो है वो टोन ना हो जाए, टैन ना हो जाए। और क्या क्या किया जाता है कि धूप ना शरीर को टच कर जाए। क्या टिप्पणी है इसके ऊपर? इंसान को थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि जिन चीजों ने हमें पैदा किया, जिन चीजों ने पाल पोस के बड़ा किया, हम आज उससे डर गए हैं। धूप से कैंसर होता है, बरसात में भीग के, बरसात कितना रोमांटिक मौसम है, उसमें भीग के निमोनिया हो जाता है हमें। और गर्मी में हमें सनस्ट्रोक लग जाता है। विंटर में हमें लगता है कि रजाई ओढ़ के ही निकल जाए, ठंड इतनी निकल रहे लगती थे, है। बहुत बहुत सारे लोग घूम भी रहे होते। बात यह है कि हमने, ये भारत की प्रवृत्ति नहीं है। भारत और बाकी दुनिया के सभी देशों में डिफरेंस जानते हैं क्या है? भारत ने नेचर को पूजा है, अपना साथी माना है, अपना इष्ट देव माना है, अपना भगवान माना है। बाकी पूरी दुनिया में जितने भी कल्चर्स रहे हैं, नेचर उस चार दीवारी के बाहर है, हम अंदर हैं। नेचर हमारा दुश्मन है। अगर आप मोटा मोटी अगर मुझसे इतिहास में पूछेंगे कि भारत के सिविलाइजेशन में और बाकी दुनिया के सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो भारत का बाकी पूरी दुनिया का सिविलाइजेशन मिट गया है। ये सिर्फ भारत का सिविलाइजेशन है जो आदिकाल से आज तक चल रहा है। तो जरूर हमारे प्रिंसिपल्स बहुत रोबस्ट होंगे और इन्हीं प्रिंसिपल्स पे चलना ठीक है। यहां वहां का अनुसरण करना ठीक नहीं। तो ये सनस्क्रीन से जो कैंसर रोधक जो माना गया है, और जो धूप में निकलने से अल्ट्रावायलेट किरणें जो है वो बॉडी को खराब कर देती है। अल्ट्रावायलेट किरणें बेसिकली तो मैंने तो एक बुक में ये भी पढ़ा था कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो है वो इलाज भी करती हैं, बहुत सारी चीजों का इलाज भी कर देती है। अल्ट्रावायलेट किरणें अगर पानी में रख अगर उसमें जाएंगी तो पानी शुद्ध हो जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणें अगर किसी दवा में लगेंगी तो वो दवा जो है वो ज्यादा गुणों से भरपूर हो जाती है। तो इतना डर कैसा?
मैं इस साइंस से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा और किस्म का हूं। मैं इस साइंस से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए, ब्लैक फंगस आया था, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ब्लैक फंगस आया तो लोगों ने जंगल काटने शुरू कर दिए कि ब्लैक फंगस जंगल से आ रहा है, पेड़ों से आ रहा है। ब्लैक फंगस यूबिक्विटस है, ये वर्ड आपको दिख जाएगा, आप अगर गूगल में सर्च करेंगे, ब्लैक फंगस इज यूबिक्विटस, UBIQUITUS, मतलब सब जगह, सर्वत्र, सर्वत्र है। तो आप सर्वत्र से दूर हैं क्या? अगर ब्लैक फंगस उस पेड़ में है तो आप में भी है ना। तो ब्लैक फंगस को अगर आना है तो पेड़ से क्यों आएगा? यहाँ पे आपके अंदर से क्यों नहीं आएगा? अगर काटना ही है तो खुद को काटिए ना, पेड़ को काटने से क्या मिलेगा? बात यह है कि अगेन द सेम प्रिंसिपल दैट नेचर इज आवर एनिमी, हमें इससे दूर जाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि सनस्क्रीन से कैंसर हो सकता है। सन से कैंसर नहीं होगा, प्लीज। सनस्क्रीन लगाना बंद करें और सन में घूमे, कैंसर नहीं होगा, प्लीज। कम से कम भारत में तो नहीं होगा। भारत के बाहर कोई बोलता है कि नहीं, सन यहाँ पर बहुत, वो ओजोन लेयर नहीं है और सन डायरेक्ट, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं उसके वो भी जानता हूं, उसके बियॉन्ड भी जानता हूं, उसके वो कल को वो रॉन्ग प्रूव होगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, बट मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पांडे। आपने हर बार की तरह इस बार भी हमारे दर्शकों को कोई नहीं, हमें भी, मुझे भी हैरान कर दिया अपनी जानकारी से। और एक बात आपको मैं खुले सरेआम बोलता हूँ कि आपसे जब भी बात करता हूँ, मैं हर बार कुछ ना कुछ सीखता हूँ। और आज भी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। और मैं ना सिर्फ सीखा ही नहीं है, इस ज्ञान को मैं आगे भी बहुत जगह बांटने वाला हूँ। जब भी कहीं बात चलेगी तो मुझे आपकी ये बातें जरूर याद आएंगी और मैं उसके ऊपर बहस करने के लिए भी तैयार हूँगा, क्योंकि आपने मुझे साइंटिफिक वे से समझाया। और मुझे लगता है कि जिस तरह से साइंटिफिक वे से आपने मुझे समझाया है, वो दर्शकों को भी पूरा पसंद आया होगा। और जो मिथ उनके अंदर बैठा हुआ है कि ये चीज़ खराब करती है, ये चीज़ ठीक करती है, दूध पीने से हमारे कैल्शियम आएगा, इस चीज़ से हमें कैल्शियम, होली कैप्सूल से हमें कैप्सूल आएगा, बाहर धूप में निकलने से हमें कैंसर हो जाएगा, ये सारे जो मिथ है उनके, वो आज टूट के वो नेचर के और करीब हो जाएंगे। और घास और वीट ग्रास का पूरा ध्यान रखेंगे, उसका वो जूस बना के लेंगे। और लेंगे भी, जितनी देर हम लोग अगर रॉ घास अगर हम खाते हैं, उतनी देर में वो जूस अंदर कंज्यूम करेंगे अल्कलाइन करके मुंह में, तो मुझे लगता है कि वो उनको पूरा फायदा पहुंचाने वाली है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ये आपके मुंह के ऊपर बोलते हैं कि आप एक मेंटोर की तरह हमारे दर्शकों के लिए भी और हमारे लिए भी, मेरे लिए भी आप काम कर रहे हैं और हमें मार्गदर्शन कर रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सो ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹੱਡੀ ਭੁਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੱਡੀ ਭੁਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਭੁਰੀ ਹੋਈ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ। ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ? ਹੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਓ, ਆਹ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਲਓ, ਉਹ ਖਾ ਲਓ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਿਥ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਤੋੜਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੇ
ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।